co-powered by Techno। स्टॉक एक्सरे में जनरली हम एक स्टॉक की बात करते हैं, लेकिन आज हमें 3 की करनी पड़ रही है, क्योंकि एक सेक्टर के लिए पूरे के लिए एक बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर शायद हो सकता है कि बड़ा बूस्टर भी दे दे। शिपिंग सेक्टर को शायद एक बड़ा बूस्टर मिल सकता है। वो इसलिए कि जो शिप बिल्डिंग कंपनियां हैं, खासतौर से उनको फोकस करना है। अमेरिका अन्य देशों से शिप बिल्डिंग के लिए करार करने वाला है, और उसने जापान और दक्षिण कोरिया से बड़े एग्रीमेंट साइन करने भी शुरू कर दिए हैं। भारतीय कंपनियों को क्यों प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि भारतीय कंपनियां रिपेयरिंग से जुड़े हुए कई सारे कॉन्ट्रैक्ट उठा चुकी हैं विदेशों से, यूरोप से भी उठाए, अमेरिका से भी उठाए, तो इसलिए भारतीय कंपनियों को फ़ायदा मिल सकता है। अब अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि चीन का जो प्रभाव है शिप बिल्डिंग में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया का 80% ट्रेड शिप के ज़रिए होता है। दुनिया के 90% हथियार शिप के ज़रिए आते जाते हैं इधर उधर। साथ ही जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो भी शिप के ज़रिए ही होता है। तो शिप बहुत ज़रूरी है। अब दुनिया भर में शिप बिल्डिंग में चीन का करीब 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है। टू बी वेरी प्रिसाइज 23 में करीब 59% था। अब अमेरिका शिप बिल्डिंग सेगमेंट में केवल 1%, अमेरिका जैसा सशक्त देश केवल 1% मार्केट शेयर होल्ड करता है। अगर हम देखें तो जो दूसरे देश हैं, जो बड़े देश हैं, उसमें जापान और साउथ कोरिया काफ़ी आगे हैं अमेरिका से। तो चीन नंबर 1 पर है, जापान, साउथ कोरिया, इनकी फिर सेकंड और थर्ड रैंक आती है। अब अमेरिका में शिपिंग सेक्टर क्यों पनप नहीं पा रहा? क्योंकि वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो गई है, जिसकी वजह से उनकी जो शिपिंग इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है, वो काफ़ी हद तक क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिसका एक इम्पैक्ट उनकी सेक्टर पर पड़ रहा है। जबकि चीन के लड़ाकू शिप की संख्या भी अमेरिका के मुकाबले अब ज़्यादा होती जा रही है। तो यहाँ से अमेरिका को चिंता हुई, और अमेरिका ने कहा कि जल्दी से शिप बिल्डिंग को प्रोत्साहन देते हैं, और उसके लिए हमें दूसरे देशों से जो भी एग्रीमेंट साइन करने हैं, जो हमें हेल्प चाहिए वो हम लेने के लिए, और अपनी टेक्नोलॉजी या जो भी हमें देना है वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। अब भारतीय शिप बिल्डिंग सेक्टर को इसके क्या फ़ायदा मिलेगा और कैसे मिलेगा वो भी देख लेते हैं। भारत का ग्लोबल शिप बिल्डिंग में करीब 22वां स्थान है। सन 2000 से 2004 के आसपास भारत टॉप 10 में आता था, लेकिन अब नहीं आता, ये 22वें नंबर पर आता है। लेकिन अब भारत जो एम्बिशन लेकर चल रहा है वो यही है कि 2030 तक भारत को टॉप 10 देशों में आना है शिप बिल्डिंग में। साथ ही भारत शिप रिसाइकिल में 25% मार्केट शेयर रखता है दुनिया में, और नंबर 1 प्लेयर है। यानी कि रिसाइकलिंग से जुड़े हुए जो ऑर्डर हो सकते हैं वो इंडियन शिपिंग कंपनीज को काफ़ी अच्छे से मिल सकते हैं। और भारतीय शिपिंग कंपनीज जो भी लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, उनका रिसाइकलिंग का भी एक बड़ा काम है, और वहाँ से कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है। साथ ही अगर देखें तो पिछले 8 सालों में 2016 में सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम शुरू की थी शिप बिल्डिंग कंपनीज के लिए, जिसमें कि अभी तक 39 भारतीय कंपनियों को करीब 313 ऑर्डर भी मिल चुके हैं शिप बनाने के। 2016 से ये 2026 तक स्कीम चल रही है। 2026 के बाद सरकार ने इंडिकेट कर दिया कि हम एक नई स्कीम लेकर आएंगे जो कि अगले और 8-10 सालों के लिए होगी, और उसमें इंसेंटिव और ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए एक और बड़ी खबर होगी। साथ ही अगर देखें तो भारतीय कंपनियों को यूरोप से भी काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं। हाल ही में करीब भारतीय कंपनियों को $75 करोड़ के यूरोप से ही ऑर्डर मिल गए थे। भारत ने पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया और जापान से भी बातचीत की है, और उनको बोला है कि आप हमारे देश में आकर शिपिंग पार्क बनाने जा रही है भारत सरकार, उसमें आप आइए, नए नए जॉइंट वेंचर्स कीजिए, आप हमें टेक्निकल ट्रांसफ़र दीजिए, हम आपके साथ जेवी में शिप बिल्डिंग का काम करेंगे, ताकि हम भारत को एक शिप बिल्डिंग का हब बना सकें। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो कि शिपिंग सेक्टर में होने जा रहा है। अब अगर हम देखें कि जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, जो शिप बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनकी वैल्यूएशन क्या है, उनका ऑर्डर बुक साइज़ क्या है, उनके रेवेन्यूज़ क्या है। क्योंकि हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच और मझगांव डॉक, ये तीनों ही कंपनियां धमाल कर रही थी, दोबारा से रिकवर होने की कोशिश कर रही थी। अगर हम देखें, पहले हम देख लेते हैं कि 2023 में शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स किस कंट्री के पास कितने थे। चाइना को 1794 ऑर्डर्स मिले शिप बनाने के, साउथ कोरिया के पास 734 ऑर्डर्स थे, जापान के पास 587, यूएस के पास केवल 5। आप समझ सकते हैं कि चाइना कहां निकल चुका है। तो चाइना के दबदबे को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए यूएस, जापान, साउथ कोरिया सब मिल चुके हैं।
सब तीनों की बातचीत हो चुकी है और इंडिया भी शामिल हो चुका है। तो ये इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है अगर यहाँ पर बड़े एग्रीमेंट साइन होते हैं अगले कुछ समय में, क्योंकि भारत ने जापान और साउथ कोरिया से बात कर भी ली है कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, और दोनों देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध भी हैं। कोचिन शिपयार्ड वैल्यूएशन वाइज देखिए 55 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। हालांकि ये वैल्यूएशन वाइज थोड़े से 50-55 के पी मल्टीपल थोड़े से महंगे लगते हैं, लेकिन इनकी ऑर्डर बुक साइज देखें तो ऑर्डर बुक कोचिन शिपयार्ड की 22,500 करोड़ है और रेवेन्यू केवल 3830 करोड़, यानी कि लगभग 5 गुना से ज़्यादा की इनकी ऑर्डर बुक है हाथ में। गार्डन रीच इसकी भी रेवेन्यू करीब 3600 करोड़ और ऑर्डर बुक 25,231 करोड़। ये जो ऑर्डर बुक है एज ऑन 30 जून 2024 है, यानी कि जो इनके अभी Q1 के रिजल्ट्स आए थे उसमें जो इन्होंने अपनी ऑर्डर बुक डिस्क्लोज की है। मजगांव डॉक 38 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, 40,400 करोड़ की ऑर्डर बुक है और 9,467 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू है और कंपनी की ऑर्डर बुक साइज भी कंपनी के रेवेन्यू से 4 गुना बड़ा है। पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए फंडामेंटल एनालिस्ट भी जुड़ चुके हैं, जिनकी हमें दरकार भी थी, काफ़ी समय से वेट भी हो रहा था। सनी अग्रवाल सर जुड़ चुके हैं, SBI कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च हैं। सनी सर, शिपिंग सेक्टर में सर मैं बात कर रहा था, अमेरिका चूंकि 1% केवल मार्केट शेयर रखता है, चाइना करीब 59% रखता है, उसके बाद जापान और कोरिया का नंबर आता है। अब अमेरिका को तकलीफ यही हो रही है कि वो नए शिप बनाने के लिए जापान कोरिया के साथ करार करना चाहता है। वहीं इंडिया का भी मार्केट शेयर केवल 1% ही है करीब, और इंडिया भी जापान और कोरिया को न्योता दे चुका है कि आप हमारे देश में आकर इन्वेस्ट कीजिए, हम एक शिपिंग पार्क बना रहे हैं जहां पर कि हम शिप बिल्डिंग करेंगे बड़ा। और जो मैंने 3 कंपनियों के नाम लिए, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, इन सभी कंपनियों में सर ऑर्डर बुक साइज करीब 4 से 5 गुना है इनकी रेवेन्यूज का। सर कैसे देखें इन कंपनीज को हाल की गिरावट के बाद? या गुड मॉर्निंग विवेक जी एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से शिपिंग कंपनीज की जो ऑर्डर बुक पिछले 2 सालों में बिल्टअप हुई है, तो एक जो रेवेन्यू विजिबिलिटी होती है वो काफी रोबस्ट हुई है। और हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि अल्टीमेटली शिपिंग एज अ सेक्टर इज अ लॉन्ग टर्म सेक्टर। आपको जो कोई भी एक ऑर्डर मिलता है जैसे शिप बनाने का या सबमरीन बनाने का, यूजुअली उसका जो एग्जीक्यूशन पीरियड होता है 5 से 6 साल 7 साल होता है, एंड देन देयर इज एन एंगल ऑफ मेंटेनेंस जो कि 10 साल 20 साल चलता है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इट्स अ लॉन्ग एक्सटेंशन प्रोजेक्ट होता है, और इनमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नंबर होते हैं ये देखना सही नहीं होगा। आई थिंक इट्स अ मोर ऑफ एन एनुअल नंबर बिजनेस, वेयर जहां आपको देखना है कि कितना एग्जीक्यूशन हुआ और कितना बिलिंग रेस किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो डोमेस्टिक शिप कंपनीज हैं उन्हें अपनी ऑर्डर देके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है ग्लोबल मार्केट में कि जो हमारी शिपिंग कंपनी है दे आर एबल टू डिलीवर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। और अब ये जितनी भी शिपिंग कंपनीज है ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही हैं, वेदर इट ऑन लार्ज शिप्स सबमरीन, तो या तो छोटे छोटे जो शिपिंग के प्रोडक्ट्स हैं होते हैं जैसे नेवी पेट्रोल बोट एंड सो फोर्थ। आई थिंक सभी कंपनीज ने अपनी कमेंट्री में बार बार ये कहा है कि एक्सपोर्ट एज एन अपॉर्चुनिटी इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। और ये जो सेक्टर है मुझे लगता है कि इज देयर फॉर अ लॉन्ग टर्म, प्रोवाइडेड द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीली एट अ करंट जंक्चर। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जितनी भी शिपिंग कंपनीज है जो लेस देन 10 पी मल्टीपल पर चला करती थी 2 साल पहले, अब कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अब फेयर वैल्यू बैंड में आ चुके हैं, मोर देन 35 40 50 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर चल रहे हैं। एंड स्ट्रीट वुड लाइक टू विटनेस एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दिस ऑर्डर बुक्स, और जो कंपनीज में नतीजे आएंगे आई थिंक वही कंपनी में हम देखेंगे कि वैल्यूएशन कहीं ना कहीं सस्टेन होते हैं नजर आएंगे। तो आई वुड लाइक टू वेट फॉर क्वार्टर टू आइडेंटिफाई टू सेपरेट मेन्स फ्रॉम द बॉयज। अल्टीमेटली अब मुझे नहीं लगता है कि पहले जिस तरह से होता था कि सभी पीएसयू कंपनी एक साथ रैली करती थी, अल्टीमेटली नाउ इट्स स्टॉक पिकर्स मार्केट। जो कंपनी में नंबर आएंगे उन्हें कहीं ना कहीं रिवॉर्ड भी किया जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, लुकिंग एट अ वेरी रोबस्ट ऑर्डर बुक, मुझे भरोसा है कि जितनी भी कंपनीज है, वेदर इट इज मजगांव डॉक, जीआरएससी, कोचिन, will continue to deliver an healthy earning growth for next 3 to 4 years. तो सर इनमें कितने अपसाइड देख सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो रोज़ सवाल पूछते हैं इन्हीं 3 कंपनीज पर।
उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? उनके पोर्टफोलियो में जिनको नुकसान आ रहा है वो होल्ड कर सकते हैं, जिनको फ्रेश बाइंग करनी है, जिनको एवरेज करना है, हायर प्राइस पर फंस गए हैं, उनको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से एक बार Q2 के नतीजे के लिए वेट कर लेना चाहिए बिफोर डिप्लॉइंग एनी फ्रेश कैपिटल फॉर ऑल दिस कंपनीज। क्योंकि एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि ऑर्डर इनफ्लो का जो पाइपलाइन है कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने में ड्राई अप हुआ है। हालांकि उसके कारण अलग थे। हमने देखा था कि Q1 में कुछ ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट का कोई बहुत ज्यादा ऑर्डर बुक इंक्रीज हो, ऑर्डर इनफ्लो हमने देखे नहीं गवर्नमेंट की ओर से। एंड देन पोस्ट इलेक्शन नाउ गवर्नमेंट इज अगेन फोकस मोर ऑन स्टेट इलेक्शन। तो मुझे लगता है कि ऑर्डर इनफ्लो की पाइपलाइन भी कहीं ना कहीं थोड़ी ड्राई अप हुई है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द पीएसयू सेक्टर। तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार Q2 के नतीजे देख लें। कंपनी की जो कमेंट्रीज है उसे सुनना काफी इंपॉर्टेंट होगा रादर देन डिप्लॉइंग अ फ्रेश कैपिटल एट अ करंट जंक्चर। और सेकंड थिंग इज जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है जो ऊपर के भाव में फंसे, आई थिंक उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली 3 से 6 महीने तक इस मे बी वी में सी सम साइडवेज मूवमेंट, टाइम वाइज करेक्शन शायद हम देखेंगे। और जब स्ट्रीट को आगे और जाकर के बड़ी ऑर्डर सीन का एक भरोसा मिलेगा तब जाकर हम फिर से इसमें स्टॉक में एक अपमूव आते देखेंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पेशेंस रखना होगा। मे बी दिस सेक्टर कैन मूव साइडवेज फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर। बिल्कुल, 1 या 2 क्वार्टर का हो सकता है कि आपको पेशेंस रखना पड़े, अर्निंग्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद जब अर्निंग्स ठीक होने शुरू होंगी तो आपको रिज़ल्ट में जो रिफ्लेक्शन आएगा उसका इम्पैक्ट आपको कंपनीज़ के शेयर प्राइस पर भी आएगा, ऐसा सनी सर कह रहे हैं। लेकिन अंशुल जी, मैं आपसे भी राय जानना चाहता हूँ। वैसे तो आप लॉन्ग टर्म सेल में हैं, इसलिए मैं थोड़ा साइलेंट जोन में था, लेकिन सर सेल हटेगा, ये अभी भी नहीं हटेगा? देखिए विवेक जी, एचईजी और ग्रेफाइट का इतना लंबा हमने डिस्कशन किया है कि 6 साल लग गया बेस बनाने में बाइंग क्लाइमेक्स के बाद। तो आपको पता है मेरा व्यू, बहुत जल्दी जब तक चार्ट पे एविडेंस ना मिले तब तक चेंज नहीं होता है। तो मैं इन तीनों काउंटर्स पे सेल ऑन रैलीज की सलाह दूंगा। ओवरसोल्ड है फिलहाल के लिए, तो 3 से 5 दिन की रैली आ सकती है जो फ्राइडे को शुरुआत हुई है। इस वीक में स्टॉक्स रैली कर सकते हैं। ये रैली में आपको फ्रेश बाइंग नहीं करना है। इन रैलीज में आपको स्टॉक से एग्जिट करना है। जो थर्सडे को लोज बने थे हम उसके नीचे भी जाते हुए दिखेंगे शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में मेरे को ये करेक्शन के बाद बड़ा बेस बनाते हुए दिख रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है जो बाइंग क्लाइमेक्स तो एक चार्ट पे दिखाई था, उसके साथ जो सबसे बड़ी वजह थी इन काउंटर्स पे, मेरा स्पेसिफिकली इन 3 काउंटर पे बहुत नेगेटिव होना, वो थी लास्ट मंथ, जब बिफोर लास्ट मंथ में सनी भाई से बॉम्बे में मिला था, तब इन्होंने एक चीज मेरे को बताई थी कि तुम सिर्फ एक चीज देखो, मार्केट कैप और प्रॉफिटेबिलिटी। कोरियन कंपनीज का मार्केट कैप से ज्यादा इंडियन कंपनीज का मार्केट कैप है, और प्रॉफिटेबिलिटी उनसे 1% से भी कम है, 1 या 2% कुछ बताया था, उससे भी कम है। तो इस मार्केट कैप पे इस प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। या तो प्रॉफिटेबिलिटी 10 गुना ग्रो हो जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, या मार्केट कैप नीचे आए यानी स्टॉक्स नीचे की तरफ करेक्ट हो, तभी बैलेंस बनेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ, बाइंग क्लाइमेक्स चार्ट्स पे दिखा और मैंने सेल रेकमेंड करना स्टार्ट किया था। तो मुझे अगले 2-3 साल कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। या तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, यहाँ से 20-30% नीचे ही आपको स्टॉक्स मिलेंगे। तो मेरी तरफ से तीनों स्टॉक्स कंप्लीटली अवॉइड की लिस्ट में रहेंगे। बिल्कुल। तो अंशुल जी तो अपने विचार पर अड़िग हैं, लेकिन सनी सर की तरफ से हमें पॉजिटिव मिली है। अंशुल जी, आप तो सनी जी से ही मिले थे, अब सनी जी खुद कह रहे हैं कि ठीक है लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा बने रह सकते हैं। सर तो फिर आप अभी भी उनकी बात सुनकर अभी भी सेल में ही चल रहे हैं? देखिए सनी भाई है फंडामेंटल एनालिस्ट, तो सनी भाई आपको सलाह देंगे डिविडेंड और सारी चीजें देखते हुए। लेकिन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं बीएससी में हॉरिबली रॉन्ग था। मैंने अपने पापा के पोर्टफोलियो में बीएससी बेच दिया था और उसके बाद 20-22% ऊपर लेना पड़ा था। तो आई कैन बी हॉरिबली रॉन्ग, इस डिस्क्लेमर के साथ आप रखिए, क्योंकि मैं चार्ट को देख के, इतिहास देख के आगे का भविष्य बता सकता हूँ। उसमें से 90% चीजें चलती हैं बाइंग क्लाइमेक्स के बाद, 10% ऐसी होती हैं जो मुझे गलत साबित करके या बाइंग क्लाइमेक्स को गलत साबित करके ऊपर निकल जाती हैं, जिसमें बीएससी एमसीएक्स 2 काउंटर्स थे जिनमें मैं हॉरिबली रॉन्ग था। और इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। शोज आपके रिकॉर्डेड होते हैं, लोग पीछे भी जाके देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम बजट के टाइम से इनको सेल दे रहे हैं। तो अगले 2-3 महीने तो इसमें क्लियरली डाउन ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद बेस बन सकता है।
हो सकता है बेस जल्दी कंप्लीट हो जाए, 1-1.5 साल में बेस कंप्लीट होके अगर ऑर्डर फ्लो, जैसा सनी भाई कह रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो ड्राई अप है, ये वापस मिलना स्टार्ट होता है तो मोमेंटम बन जाएगा। बट टेक्निकली अगले 6 महीने तो बिल्कुल यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और सनी भाई भी वही कह रहे हैं कि ऑर्डर ड्राई अप होते हुए दिख रहे हैं। तो नया पैसा डालने के पहले आपको पहले ये देख लेना चाहिए कि ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैं भी उसी बिल्कुल। के साथ कि 6 महीने के लिए आप एटलीस्ट अवॉइड करके चलिए। नया पैसा आपको डालना है तो मोमेंटम वाले बहुत सारे काउंटर्स हैं, इन्हीं के पीछे क्यों लगना है। को पावर्ड बाय टेक्नो।